ऑनलाइन क्लासेस अभ्यास 24 में मैं योगेन पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज गला थोड़ा कुछ डिस्टर्ब है, लेकिन तभी मैं कोशिश कर रहा हूं कि कुछ मैं अच्छा करूं आपके लिए। आज ये लास्ट टॉपिक है, यूरोप में साम्राज्यवाद के उदय का चौथा पार्ट है और अंतिम पार्ट भी है। इसके पहले हम पढ़ चुके हैं इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, और आज का जो महत्वपूर्ण बिंदु है और महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो है मेज़नी को पढ़ेंगे, कैमिलो द काबूर को पढ़ेंगे, गैरिबाल्डी है, ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का उदय है, बाल्कन समस्या, साम्राज्यवाद, साम्राज्यवाद की विशेषता क्या है, रूपक किसे कहते हैं, राज्य की दृश्य परिकल्पना क्या होती है, और राष्ट्रवाद क्या है, इसमें महिलाओं का क्या योगदान रहा, और विभिन्न प्रतीक चिन्ह जो हमारे अंदर राष्ट्रवाद की भावनाओं का संचार करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक, मेसनी। जोसेफ मेसनी का जन्म 1870 में जिनेवा में हुआ था। कुछ समय पश्चात कार्बोनारी में गुप्त संगठन के सदस्य बन गए। मेजनी सदस्य बन गए कार्बोनेरी गुप्त संगठन के, और 24 साल की युवावस्था में लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उन्हें 1830 में देश निकाला दे दिया गया, यानी उनको एक्साइल कर दिया गया फ्रॉम हिज कंट्री। तत्पश्चात मेसनी ने दो भूमिगत संगठनों का निर्माण किया, मार्सेई में यंग इटली, बर्न में यंग यूरोप की स्थापना की। ये दो महत्वपूर्ण संघ थे जिसकी स्थापना मेजनी ने की थी, इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए। आइए देखते हैं दूसरे कौन हीरो हैं भाई। कैमिलो द काबूर सार्डिनिया पीडमॉन्ट का प्रमुख मंत्री था। इसने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलनों का नेतृत्व किया। हालांकि वह ना तो स्वयं क्रांतिकारी था और ना ही जनतंत्र में विश्वास रखने वाला था, फिर भी फ्रांस के साथ की गई चतुर संधि के पीछे काबूर की मुख्य भूमिका थी, जिसके कारण ऑस्ट्रिया को हराया जा सका एवं इटली का एकीकरण संभव हुआ। अर्थात इटली के एकीकरण में सार्डिनिया और पीडमॉन्ट के साथ फ्रांस को लेकर के जो संधि की गई उसमें काबूर का महत्वपूर्ण स्थान था। दूसरा व्यक्ति आता है गैरिबाल्डी। यद्यपि गैरिबाल्डी एक नियमित सेना का अंग नहीं था, उसने इटली के एकीकरण के लिए सशस्त्र स्वयं सेवकों का नेतृत्व किया। इच्छा थी उसके मन में देश के लिए कुछ कर गुजरने की, तो ऐसा किया उसने। 860 में वे दक्षिण इटली और दो सिसिलियों के राज्य में प्रवेश कर गए, गैरिबाल्डी और उसकी सेना, उसके स्वयंसेवक, और स्पेनी शासकों को हटाने के लिए स्थानीय किसानों का समर्थन पाने में वे सफल भी रहे। गैरिबाल्डी और उसकी स्वयं सेवकों की सेना ने दक्षिणी इटली में सिसिली को राजा इमैनुअल द्वितीय को सौंप दिया, और इस प्रकार इटली का एकीकरण गैरिबाल्डी के नेतृत्व में संपन्न हुआ। ये तीन बिंदु या तीन हीरो ऐसे हैं जिन्होंने इटली में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। अगला जो टॉपिक आता है ब्रिटेन में राष्ट्रवाद। भाई ब्रिटेन में तो ना तो क्रांति हुई और ना कोई ऐसी अप्रिय घटना घटी, तो फिर वहां पर राष्ट्रवाद का क्या मतलब था। तो ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का मुख्य मतलब था वहां की औद्योगिक क्रांति। ब्रिटेन में राष्ट्रवाद किसी क्रांति का परिणाम नहीं, अपितु एक लंबी चलने वाली औद्योगिक विकास का परिणाम थी। 18वीं शताब्दी के पूर्व ब्रिटेन एक राष्ट्र राज्य नहीं था। अर्थात हम कह सकते हैं कि 18वीं शताब्दी से पहले ब्रिटेन एक राष्ट्र नहीं था, एक राष्ट्र नहीं था। ब्रिटेन साम्राज्य में अलग अलग प्रकार के लोग निवास करते थे, जिसमें मुख्यतः अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट या आयरिश जैसे ढेर सारे समाज के लोग रहते थे, जिन्हें निर्जातीय कहा जाता था। निर्जातीय क्या होता है ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। आंग्ल राष्ट्र ने अपनी शक्ति में विस्तार के साथ साथ
अन्य राष्ट्रों द्वीपों पर विस्तार प्रारंभ किया। 1688 में एक घटना घटी इंग्लैंड में, जहां पर राजतंत्र की शक्तियों को संसद ने अपने अधिकार में ले लिया और इस घटना को फ्रांस में गौरवपूर्ण क्रांति, श्वेत क्रांति, ग्लोरियस रेवोल्यूशन या फिर रक्तहीन क्रांति के नाम से जाना जाता है। थोड़ा समझते हैं इस 1688 की रक्तहीन क्रांति क्या थी। आइए देखते हैं। तो गौरवपूर्ण क्रांति जो 1688 में घटित हुई, उसमें राजा को बदल दिया गया। उस घटना में क्या हुआ, राजा को बदल दिया गया। और यह घटना किस राजा के समय हुई, तो उस समय जो इंग्लैंड का शासक था वो था जेम्स द्वितीय। जेम्स द्वितीय ने किया क्या, जेम्स द्वितीय ने संसद की प्रभुसत्ता को चुनौती दे दी। इससे वहां के लोग जो संसदीय व्यवस्था के समर्थक थे वो जेम्स द्वितीय और रानी एनी के विरोध में आ गए। फलतः जेम्स द्वितीय और रानी एनी को अपना पद त्यागना पड़ा और इंग्लैंड की जनता ने इस क्रांति के बाद विलियम थर्ड और मेरी द्वितीय को फ्रांस का सह शासक नियुक्त किया और उन्हें संसद के अधीन कार्य करने के लिए विवश किया गया। इस तरीके से कह सकते हैं कि बिना किसी खून खराबे के, बिना किसी हिंसात्मक घटना के, बिना किसी सैनिक कार्यवाही के जेम्स द्वितीय और रानी एनी को फ्रांस की संसद ने पदच्युत कर दिया और उनके स्थान पर विलियम थर्ड और मेरी को इंग्लैंड का सह शासक नियुक्त किया गया और इंग्लैंड में 1688 में संसदीय व्यवस्था अस्तित्व में आई। इसके आगे क्या होता है, 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को मिलाकर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन किया गया। ग्रेट ब्रिटेन का मतलब यूके जिसको हम कहते हैं। 1798 में हुए असफल विद्रोह के बाद यानी और 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया। यानी 1801 में क्या हुआ, एक असफल विद्रोह हुआ 1798 में और उस असफल विद्रोह के बाद 1801 में आयरलैंड को यूके में शामिल कर लिया गया। और इतना ही नहीं, जो नया ब्रिटेन बना यूनाइटेड किंगडम, उसने अपने राष्ट्रीय चिन्हों के प्रचार प्रसार के लिए खूब मेहनत किया और खूब बढ़ावा दिया राष्ट्रीय चिन्हों के सम्मान के लिए। हमें राष्ट्रीय चिन्हों का सम्मान करना चाहिए। जैसे देखिए भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो है अशोक की लाट। तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये जो अशोक की लाट है ये कहाँ से लिया गया है, अशोक के किस स्तंभ से इस अशोक की लाट को भारतीय चिन्ह के रूप में अंगीकृत या स्वीकृत किया गया है। अगला जो बिंदु आता है बाल्कन व्यवस्था या बाल्कन समस्या। व्यवस्था ना करके समस्या कहेंगे जो ज़्यादा उचित होगा। तो बाल्कन समस्या थी क्या, बाल्कन भौगोलिक एवं निर्जातीय रूप से विभिन्नताओं का क्षेत्र था। मतलब इस क्षेत्र में अलग अलग लोग रहते थे, अलग अलग समाज था, अलग अलग समुदाय था। जैसे रोमानिया, बल्गारिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मकदूनिया, क्रोएशिया, स्लोवानिया और सर्बिया, ये सारे राज्य किसमें शामिल होते थे, बाल्कन में। और इन क्षेत्रों में शामिल होने वाले लोगों को हम स्लाव नाम से जानते थे। अर्थात ये जो छोटे छोटे क्षेत्र हैं, रोमानिया, बल्गारिया और क्रोएशिया, स्लोवानिया, सर्बिया एंड सो ऑन, इनके निवासियों को हम स्लाव के नाम से जानते हैं या इनको स्लाव कहा जाता था। बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा ऑटोमन एम्पायर के नियंत्रण में था, कंट्रोल में था। धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो राष्ट्रवाद की भावना थी वो बाल्कन प्रदेशों में भी पहुंच गई। और वहां पर जब बाल्कन प्रदेश में पहुंच गई तो वो रोमानी राष्ट्रवाद के फैलने और ऑटोमन साम्राज्य के विघटन की स्थिति के कारण, यानी इस समय तक ऑटोमन साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा। हुआ क्या, इससे बाल्कन प्रदेश की स्थिति विस्फोटक हो गई
और जितने भी बाल्कन प्रदेश के ये सारे प्रांत थे, ये ऑटोमन साम्राज्य से अपने को स्वतंत्र कराने लगे। और ऐसी सिचुएशन जब यहाँ पहुंची तो जो अन्य यूरोपीय साम्राज्यवादी राष्ट्र थे, इन लोगों ने इन बाल्कन प्रांतों पर अधिकार करने की सोची और इन्होंने यहाँ पर जबरदस्ती अधिकार भी कर लिया। फलस्वरूप इन प्रदेशों पर कब्जा जमाने के लिए हुआ क्या कि जितने भी यूरोपीय देश थे उनके बीच जबरदस्त प्रतिस्पर्धा बढ़ गई कि कौन सबसे ज़्यादा क्षेत्र पर अधिकार करेगा। और इस घटना ने क्या किया, इस महत्वाकांक्षा ने क्या किया, इस महत्वाकांक्षा ने पूरे यूरोप को युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। और इसी का रिजल्ट रहा, इसी का परिणाम रहा प्रथम विश्व युद्ध। जो प्रथम विश्व युद्ध बाल्कन समस्या, प्रथम विश्व युद्ध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई बाल्कन समस्या ने। दूसरा बिंदु आता है साम्राज्यवाद। ये क्या है भाई? तो साम्राज्यवाद वह दृष्टिकोण है जिसके अनुसार कोई महत्वाकांक्षी राष्ट्र अपनी शक्ति और गौरव को बढ़ाने के लिए अन्य देशों के प्राकृतिक संसाधनों पर अपना नियंत्रण स्थापित करता है। क्या करता है? अपना नियंत्रण स्थापित कर लेता है तथा वहाँ की आर्थिक और वहाँ की जो प्राकृतिक संपदाएं हैं उनका अपने आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए शोषण करता है। अब साम्राज्यवाद की विशेषताएं क्या हैं, आइए देख लेते हैं। मुख्यतः 3 बिंदु हैं, ज़्यादा नहीं है, बस 3 बिंदु देखते हैं। साम्राज्यवाद किसी राज्य द्वारा दूसरे राज्य को अपने राजनीतिक और आर्थिक प्रभुत्व का विस्तार करना है। अर्थात साम्राज्यवाद क्या है? जब कोई राज्य किसी दूसरे राज्य पर अपने राजनीतिक और आर्थिक प्रभुत्व का विस्तार करता है तो वो क्या है? साम्राज्यवाद है। साम्राज्यवादी जो देश होते हैं केवल अपने हितों का ध्यान रखते हैं और अपने अधीन देशों का वो शोषण करते हैं। यानी जितने भी साम्राज्यवादी देश हैं वो क्या करते हैं? अपने हित को साधने के लिए दूसरे देशों पर जिस पर उन्होंने अपना अधिकार कर रखा है उसका वो शोषण करते हैं। साम्राज्यवाद का प्रधान आधार सैनिक शक्ति है। सैनिक शक्ति इसलिए है क्योंकि अगर हम जबरदस्ती किसी देश की आर्थिक राजनीतिक नीतियों पर अधिकार करने की कोशिश करेंगे तो जाहिर सी बात है कि उस देश की जनता इसका विरोध करेगी, और जब विरोध करेगी तो उस विरोध को दबाने के लिए, उस विद्रोह को प्रेस करने के लिए आपके पास सैनिक शक्ति होना आवश्यक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो साम्राज्यवाद है उसका मेन बेस एक सैनिक शक्ति का होना आवश्यक है। मतलब साम्राज्यवाद के बेस में क्या है? सैनिक शक्ति ही साम्राज्यवाद को अस्थायी बनाने रखने का एक माध्यम होती है। दूसरा बिंदु आता है रूपक। रूपक का मतलब होता है पर्सोनिफिकेशन, किसी चीज का मानवीकरण कर देना। कोई ऐसी अमूर्त संरचना जिसको हम केवल फील कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, उसी का मानवीकृत कर देना क्या कहलाता है? रूपक कहलाता है। जैसे क्रोध है तो क्रोध का अगर हम मानवीकृत कर दें, रौद्र रूप दिखा दें तो वो क्या होगा? वही उसका रूपक हो जाएगा। जैसे आप देखिए सिंधु सभ्यता में क्या था? बहुत सारे ऐसे देवता हैं जिनका मानवीकरण कर दिया गया। भाई सूर्य हैं तो उनका मानवीकरण कर दिया गया, पशुओं के देवता हैं शिव, उनका मानवीकरण कर दिया, चंद्रमा है उनका मानवीकरण कर दिया गया। यानी जितने भी देवता हैं वो एक अमूर्त संकल्पना थे, लेकिन बाद में उनका क्या कर दिया गया? पर्सोनिफिकेशन कर दिया गया, मानवीकरण कर दिया गया। इसी प्रकार स्वतंत्रता का भी मानवीकरण किया गया। स्वतंत्रता क्या है? स्वतंत्रता केवल फील करने वाली चीज है, अनुभव करने वाली चीज है, इसीलिए स्वतंत्रता अमूर्त संरचना है। और जब हम स्वतंत्रता रूपी अमूर्त संरचना का मानवीकरण करते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम रूपक बोलते हैं। क्लियर हुआ? आइए देखते हैं राज्य की दृश्य परिकल्पना क्या थी। राज्य की दृश्य परिकल्पना क्या थी? 18वीं और 19वीं शताब्दी में कलाकारों द्वारा राष्ट्र का मानवीकरण कर दिया गया।
कलाकारों द्वारा, यहाँ पर बढ़ा लेंगे आप, यहाँ द्वारा मिस हो गया है लिखने में तो द्वारा लिख लीजिएगा। तो 18वीं 19वीं शताब्दी में कलाकारों द्वारा राष्ट्र का मानवीकरण कर दिया गया। इसमें राष्ट्र को नारी के रूप में चित्रित किया गया, अर्थात नारी की छवि राष्ट्र का रूपक बन गई। अब नारी, राष्ट्र को नारी के ही रूप में क्यों चित्रित किया गया? भाई मेल के रूप में भी कर सकते थे, लेकिन नहीं। इसका रीजन है, इसका रीजन ये है कि जो देश होता है, जो हमारी मातृभूमि होती है, वो जननी होती है, और जननी कोई मेल नहीं हो सकता। जननी क्या होगा? हमेशा फीमेल ही होगा। तो जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी, है ना, एक कहावत है, जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी, यानी जननी और जन्मभूमि क्या होती है? प्रिय होती है। इसीलिए जन्मभूमि को जननी का दर्जा दिया जाता है, और इसीलिए जो देश है वो हमारी मातृभूमि होती है, और मातृभूमि क्या होती है? माँ के समान होती है। तो माँ क्या है भाई? मेल तो हो नहीं सकती, माँ फीमेल ही होगी। इसीलिए देश को क्या किया गया? एक नारी का रूप दिया गया। क्लियर? तो सबसे पहले फ्रांस में यह घटना घटी। फ्रांस के चित्रकारों ने क्या किया? देश को, मातृभूमि को नारी का रूप दिया गया और उसका नाम रखा गया मारियाना। फ्रांस में जिस रूपक को प्रचलित किया गया, प्रसारित किया गया, चित्रण किया गया, उसका नाम रखा गया मारियाना। और इसी तर्ज पर जर्मनी में राष्ट्र की रूपक को जर्मेनिया बताया गया, जर्मेनिया का चित्रण किया गया। अब देखिए, इन्हीं चीज़ों से प्रेरित होकर, इस मारियाना और जर्मेनिया से प्रेरित होकर भारत में भी मातृभूमि का जो चित्रण किया गया वो भारत माता के रूप में किया गया। एक क्वेश्चन आपके लिए है कि भारत माता का जो चित्रण किया गया, सबसे पहले किस व्यक्ति ने चित्रण किया? सबसे पहले भारत माता का चित्र किस व्यक्ति ने बनाया था? ये आप क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ऐसा इसलिए मैं कहता हूं या बताता हूं कि चीज़ें आपको याद रहें। और ध्यान रखिए, ऐसे सारे सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आपको रटने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। रटेंगे तो ये भूल जाएगा। इसको डेली लाइफ की चीज़ों से जोड़ के देखिए। इतिहास और भूगोल और नागरिक शास्त्र एक ऐसा विषय है जो रटने से बिल्कुल भूल जाएगा, आपको याद नहीं रहेगा। अभी जब हम आपको पढ़ाएंगे भारत में राष्ट्रवाद, तो कैसे चीज़ों को याद करते हैं, उसका एक एक जुगाड़ कहते हैं उसको, है ना, ट्रिक। उस ट्रिक से मैं बताऊंगा कि कैसे हम चीज़ों को याद रख सकते हैं एक बार में। तो अगला जो टॉपिक आएगा यहाँ पर वो है राष्ट्रवाद के उदय में महिलाओं का योगदान। महिलाएं भी राष्ट्रवाद के उदय में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, और राष्ट्रवाद के उदय में महिलाओं की महत्वाकांक्षी और महत्वपूर्ण भूमिका रही। महिलाओं ने अनेक राजनीतिक संगठनों का भी निर्माण किया। आप देखो, वो चाहे भारत हो चाहे विदेश हो, भारत में भी महिलाओं ने राष्ट्रवाद के उदय में राष्ट्र को स्वतंत्र कराने के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आप देखो बेगम हजरत महल लखनऊ, आप देखो रानी लक्ष्मीबाई झांसी, आप देखो ज्योतिबा फुले, आप देखो सरोजिनी नायडू, आप देख सकते हैं श्रीमती एनी बेसेंट को, जिन्होंने भारत में राष्ट्रवाद, एनी बेसेंट ने तो भारत में स्वशासन के लिए एक आंदोलन ही शुरू कर दिया था। उस आंदोलन का नाम आप बताएंगे कि भारत में स्वशासन के लिए एनी बेसेंट ने जिस आंदोलन की शुरुआत की, उस आंदोलन का नाम क्या था? इसे आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और इतना ही नहीं, उस आंदोलन के सहयोगकर्ता के रूप में एक भारतीय नेता का भी नाम आता है। एनी बेसेंट भारतीय नहीं थी, वो आयरिश महिला थी, तो एक भारतीय का नाम भी आता है। उस भारतीय व्यक्ति का नाम भी आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मैं आपके इस कमेंट का वेट करूंगा, ध्यान रहे मेरी बात को। तो महिलाओं का भी योगदान काफ़ी रहा। साथ ही साथ समाचार पत्रों का प्रकाशन तथा राजनीतिक बैठकों और प्रदर्शनियों में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथ ही में महिलाओं ने अपने मताधिकार के लिए भी संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला जो बिंदु आता है वो विभिन्न प्रतीक चिन्ह और उनके अर्थ।
अब देखिए, राष्ट्रवाद के समय पूरे यूरोप में कुछ प्रतीक चिन्ह थे जिनका एक अर्थ होता था। तो पहला प्रतीक चिन्ह था टूटी हुई बेड़ियां, अर्थात आज़ादी मिलना। भाई कोई आदमी जेल में है तो हथकड़ी लगा के रखा जाता है, लेकिन जिस दिन वो जेल से रिहा होता है उसकी हथकड़ी को खोल दिया जाता है, यानी क्या हो गया, उसकी जो बेड़ियां थी वो खोल दी गई है, वो क्या है, मुक्त है, यानी आज़ाद है। दूसरा है बाज छाप वाला कवच, जर्मन समुदाय की शक्ति का प्रतीक था। ये जो था बाज छाप वाला कवच जर्मन समुदाय की शक्ति का प्रतीक था। दूसरा क्या था, बलूत पत्तियों का मुकुट। भाई ये वीरता का प्रतीक है। जो बलूत पत्तियों का मुकुट है ये किसका प्रतीक है, वीरता का प्रतीक है। दूसरा देखिए तलवार, तलवार अगर निकाल लें तो समझ लीजिए कि होने वाला है। क्लियर? तो इसका मतलब क्या हुआ, तलवार यानी मुकाबले की तैयारी। तलवार अगर आपस में खिंच जाए दो शत्रुओं के मध्य, इसका मतलब क्या है, बज चुका है रणभेरी अब, बज चुका है रणभेरी अब, युद्ध का तुम संधान करो। अर्थात तलवार क्या है, मुकाबले की तैयारी। तलवार खिंच गई क्या मतलब रणभेरी अब बज चुकी है और अब आप अपने साजो सामान के साथ युद्ध के लिए तैयार रहें। आप क्लास 10th के छात्रों के लिए भी रणभेरी बजने ही वाली है। दूसरा क्या है, तलवार पर लिपटी जैतून की डाली। जैतून की डाली शांति का प्रतीक होता है। आप देखो यूएनओ का जो सिंबल है उसमें जैतून के वृक्ष बने हुए हैं, डालियां बनी हुई हैं। इसका मतलब क्या है, शांति का प्रतीक है। अगर तलवार पे जैतून की डाली लिपट गई तो अब युद्ध नहीं, शांति चाहिए, यानी वो शांति की चाह रखता है। काला लाल और सुनहरा तिरंगा, फ्रांस की क्रांति के समय इसी झंडे को अडॉप्ट किया गया था और इसका मतलब है उदारवादी राष्ट्रवादियों का झंडा। यानी ऐसे राष्ट्रवादी जो कंजर्वेटिव माइंडेड नहीं है, जो लिबरल माइंडेड हैं, यानी उदारवाद की विचारधारा को फॉलो करते हैं। अगला है उगते सूर्य की किरणें, किसका प्रचायक होती हैं, नए दिन की, नए शुरुआत की प्रचायक होती हैं। यानी एक नए युग की शुरुआत किससे होता है, एक नए दिन की शुरुआत किससे होती है, उगते हुए सूर्य की किरणों से होती है। तो इस प्रकार एक छोटा सा टॉपिक यूरोप में साम्राज्यवाद का उदय, ये अंतिम टॉपिक था इस पूरे चैप्टर का। और मैं उन अपने बच्चों को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने मुझे इसके लिए प्रेरित किया कि सर आप कुछ मेरे लिए करें, गुरुदेव आप कुछ मेरे लिए करें। मेरे छात्रों का मानना है कि श्रद्धावाने लभते ज्ञानम, यानी अगर श्रद्धा है तो ज्ञान आप अष्टावक्र से भी ले सकते हैं। अष्टावक्र 8 जगह से टेढ़े थे लेकिन बहुत बड़े ज्ञानी थे, तो इसलिए श्रद्धावाने लभते ज्ञानम। तो ये बच्चों का मेरे सहयोग है, उन बच्चों ने मेरा मार्गदर्शन किया और कहा सर हमारे लिए आप कुछ कीजिए। तो मैंने कोशिश की है, कितना सफल होंगे कितने असफल होंगे ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन मैं उन बच्चों के लिए कटिबद्ध हूँ, उनके भविष्य के लिए कटिबद्ध हूँ, उनके भविष्य के निर्माण के लिए मैं अपना 100% देने की पूरी कोशिश करूँगा। इतना ही नहीं, जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हों या देखेंगे, मैं चाहूँगा कि वो इससे अधिक शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हों। अब आप समझो कि अभी आज 6 जुलाई है और इस समय रात्रि के 1:45 बज रहे हैं, सुबह हो गई। ये वीडियो मैंने 12 बजे से शूट करना शुरू किया, लेकिन कुछ तकनीकी कमी के कारण बार बार वीडियो डिस्टर्ब हो जाता था। तो अब हो सकता है कि ये कंप्लीट हो गया हो, और इस आशा और विश्वास के साथ कि मेरे बच्चे जो क्लास 10th हैं, 9th हैं, जो भी हैं, वो हमेशा मेरा सहयोग करेंगे और मेरा मार्गदर्शन करते रहें। इसी के साथ शुभ रात्रि, धन्यवाद।